हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल चौहान आप सभी के सामने। मैं आपके लिए सीटेट का पेपर लेकर आया हूँ। और ये जो पेपर है ये 2016 का सितंबर का पेपर है। देखिए, हमारा जो उद्देश्य है आप लोगों को सीटेट में पास कराना है, और जो साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन निभाती है। और इसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ ट्रिकी बेस होते हैं। कुछ ट्रिक्स पॉइंट वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, और उनको सिर्फ हम देखकर क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं तुरंत। और उन्हीं ट्रिकी क्वेश्चंस को लेकर मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। और मैं इस तरह से आपके सभी जो पेपर लास्ट टाइम हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस पेपरों को, आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊँगा। और मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। आप इस वीडियो से आगे सीटेट के जो अभी लॉकडाउन की वजह से घर पे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं वो बच्चे बहुत आसानी से अपने पेपर के लिए तैयार कर सकते हैं अपने आप को। आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो को और अच्छे मोटिवेशन से हम बनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। देखिए, मैं जैसे कीवर्ड्स बोलता जाऊंगा, आप सभी उन बच्चों उस वर्डों को एक तरफ लिखते चले जाएंगे। अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ड जो दे रखा है वो दे रखा है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, जब भी बच्चे को उदाहरण देकर कुछ सिखाने की बात की जाएगी वो हमेशा सही रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत से उदाहरण देना सही होगा, लेकिन और भी हम आगे पढ़ लेते हैं। जब तक विद्यार्थियों में वांछित प्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो तब तक उससे दंड का उपयोग, देखिए दंड का उपयोग हमेशा आप लिख लीजिएगा, दंड का उपयोग जब भी कहा जाएगा गलत होगा। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड पॉइंट, पुराने प्रतियों में किसी संदर्भ के बिना नए प्रतियों को अपने आप समझा जाना चाहिए। देखिए, अपने आप समझाने की कोशिश कर रहा है बच्चों को किसी तरह की टीचर मदद नहीं कर रहा, तो ये गलत है। आगे देखिए, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। बच्चे ध्यान से सुन लीजिए। आगे यहाँ पर सारे वर्ड मिल गए आपको। याद करना हमेशा गलत होता है। आप पेपर में कई बार देखेंगे, याद करना आपको लगेगा सही है, लेकिन याद करना अगर हम बच्चे से याद करने की बात कहेंगे तो वो हमेशा गलत होगा। इसलिए इसका पहला आंसर सही होगा, बहुत से उदाहरण देना। सेकंड क्वेश्चन पे बात करेंगे, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है। यहाँ पर जो ही वर्ड आया है, देखिए आप पॉइंट करके लिख लीजिएगा। ही, केवल, एकमात्र, मात्र, ये जब भी वर्ड आएंगे पेपर में ये हमेशा नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, गलत होंगे, ठीक है। आगे देखिए सेकंड पॉइंट, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों को निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। देखिए, विद्यार्थी कभी निष्क्रिय नहीं होता, विद्यार्थी हमेशा सक्रिय होता है। तो विद्यार्थी जब भी निष्क्रिय बोला जाएगा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये पॉइंट गलत हो गया। अगला देखिए, फोर्थ पॉइंट देखते हैं पहले, जहाँ शिक्षक एकाधिकारी है। देखिए, शिक्षक एकाधारी का मतलब क्या हो गया, मोनोपोली अपनाएगा शिक्षक, जो गलत है। जहाँ पर पूरी तरह से उसी की चलेगी, डिक्टेटर हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगी, तो गलत है। तो हमारा थर्ड पॉइंट देखते हैं। देखो, तीनों गलत हो गए, वो सही हमें समझ में आ गया है। अगर तीन गलत हो गए तो हमारा जो बचा वही आंसर होगा। जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वे अनुभव करते हैं कि महत्वपूर्ण है, वही सही है। थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। देखिए, अब इसके तीन ऑप्शन दे रखे हैं।
एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया है। देखिए, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। सही है, हो सकती हैं। जब उसने देखा एक पक्षी बोला तो उसके दिमाग में पहले से ही वो चीज़ होती। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। बच्चे को देखते ही उसने पक्षी बोला तो इसका मतलब उसके दिमाग में पहले से बात आ चुकी है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास किया। ये तीनों ही सही हैं बच्चे, ए बी सी तीनों आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन, काम जल्दी करो तो तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी। देखिए बच्चे को कभी भी पुरस्कार दोगे, टॉफ़ी दोगे, लालच दोगे तो वो गलत होगा। बच्चों को हमें सिखाना है, उसको लालची नहीं बनाना है, या फिर उसके दिमाग में पुरस्कार के लिए एक लालच पैदा नहीं करना है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, इसे करने में कोशिश करो तुम सीख जाओगे। ये एक अच्छा आइडियल थिंक है कि हम कोशिश कराएं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा और उसके साथ खुद जुड़ें। नेक्स्ट देखिए, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर दो। देखिए कंपेयरिंग मतलब कि तुलना, हमेशा तुलना करना गलत है। ध्यान रखना, जब भी बच्चे की किसी और दूसरे बच्चे के साथ तुलना की जाएगी तो वो गलत होगा। नेक्स्ट देखेंगे, तुम इसके जैसे क्यों नहीं कर सकते। देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया है, तो देखिए ये गलत है। यहाँ भी कंपेयरिंग हो रही है ना, तुलना की जा रही है बच्चे के साथ, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद करना। बिल्कुल सही है। बच्चों का निर्धारित करें पहले उद्देश्य या लक्ष्य, फिर उसके बाद उसकी मदद करें। सेकंड ऑप्शन देखिए, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम, अभी मैंने बताया इनाम गलत है। नेक्स्ट है, उनमें चिंता और डर पैदा करना। भाई डर पैदा नहीं कर सकते बच्चे के अंदर आप, आपको ये, आप एक अच्छे शिक्षक नहीं हैं अगर आप डर पैदा कर रहे हैं बच्चे में। प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, अभी मैंने बताया कंपेयरिंग नहीं करनी है, प्रतियोगिता नहीं करानी है बच्चों के बीच में, तो हमारा पहला सही है। देखा कीवर्ड्स हमारे कहीं ना कहीं यूज़ होते रहेंगे अब। नेक्स्ट देखिए, किसी आरंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। पहला वर्ड देखिए दंडात्मक लिखा हुआ है, ये काट के फेंक दीजिए, बेकार है ये, क्योंकि ये दंडात्मक उपाय बोल दिया उसने, पर गलत हो गया। अगला देखिए, ऐसे काम करने के लिए जिसमें परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके। बच्चों को हमें कभी भी अंकों के पीछे नहीं भगाना है, ध्यान रखिएगा आप सभी बच्चों। अच्छे अंक के लिए भगाओगे तो बच्चा सीखेगा नहीं, रट्टा मारेगा, जो गलत होगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा अभी रट्टा बोला, देखिए फोर्थ ऑप्शन में रट्टा ही लिखा है। रट कर याद करने के लिए, भाई याद करना मैंने बता दिया गलत है, थर्ड ऑप्शन रह गया, वही गलत सही है। सीखने के लिए जिसमें जिज्ञासा बने, जिज्ञासा हमेशा सही रहती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। इसमें देखिए नीचे के ऑप्शनों को देखते आप काटने देखिए, शारीरिक दंड नहीं दे सकते। निरंतरता, निरंतर तुलनात्मक गलत है, तुलना नहीं करनी है। प्रतियोगिता भी नहीं करनी है, बस एक जो बचा वही आंसर है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि विकास का सिर पदाभिमुख, देखिए सिर पदाभिमुख, सिर से मतलब सिर से, और भिमुख दिशा जो होती है सिर से पैर की तरफ होती है, हमेशा याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में आया हुआ है, सिर से पैर आंसर हो गया। अब नौवां क्वेश्चन पे चलते हैं हम, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ये देखिए आप याद कर लीजिए, आरंभिक बच्चे चाइल्डहुड टाइम जो होता है, मतलब कि आरंभिक बचपन का समय, ये सही है, ठीक है ना। ये रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है, याद करना पड़ेगा आपको। आगे देखेंगे, कक्षा 6 की एक लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी और उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है। देखिए सबसे पहले माता पिता अगर खिलाड़ी हैं तो आनुवांशिक रूप से उसके अंदर वो जीन में खिलाड़ियों के गुण आ रहे हैं, और दूसरा उसको सब मतलब वीकली भेजते हैं और हमेशा भेजते रहते हैं सप्ताह में,
तो इसका मतलब उसको उस एटमॉस्फेयर का भी मिल रहा है, तो आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से उसको लाभ हो रहा है। ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। देखिए गौण वाहक बोला है, ठीक है। पहला ऑप्शन विद्यालय और निकटतम परिवार। विद्यालय तो होगा लेकिन परिवार नहीं होगा, क्योंकि परिवार जैसे ही वर्ड आ गया वो गौण नहीं हो गया, वो प्राइमरी हो गए वर्ड। तो भाई देखो सेकंड में भी परिवार है, थर्ड में भी परिवार है, बस जो बचा वो फोर्थ है, विद्यालय और आसपास के पड़ोस। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ले वाइगोस्की। जैसे ही वाइगोस्की का नाम आएगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सामाजिक सांस्कृतिक का संज्ञानात्मक विकास में इनका योगदान था। तो ये सामाजिक कहाँ है, देखिए फोर्थ ऑप्शन में सामाजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्कों के सोपानों के विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। भाई कोहलबर्ग के बारे में बात कर ही गई है, तो आप लोगों के लिए मैं एक बात बता देता हूँ। मैंने कोहलबर्ग के ऊपर, वाइगोत्स्की के ऊपर और मैंने आपकी जीन पियाजे के ऊपर वीडियो बना रखी है। आप लोग उन वीडियो को देखकर अपने कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर कर सकते हैं, बाकायदा नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो मैं PDF भी सेंड कर सकता हूँ आपको, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और कोहलबर्ग के बारे में मैंने बताया था कि एक परंपरागत स्टेज होती है और एक पूर्व परंपरागत होती है और एक उत्तर परंपरागत होती है। और इसमें जब पूर्व परंपरागत की बात करता है उसमें 2 फेम थे, गुड बॉय एंड बैड बॉय और एक ऑर्डर एंड लॉ, और इसी के बारे में बात की गई है। देखिए यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये अच्छा लड़का और लड़की बनने की बात की जाएगी, फर्स्ट ही आंसर है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। देखिए क्या है, देखिए जीन पियाजे महोदय हमेशा कहते हैं बच्चा खुद से सीखता है, बच्चा ज्ञान का निर्माता स्वयं होता है। देखेंगे इसमें ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ऐसी तो कोई बात नहीं की पियाजे ने। शिक्षकों और माता पिता पर पुनर्बलन, ऐसा भी नहीं बोला। शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ठीक है, खोजबीन से बच्चा सीखेगा, क्यों खुद करेगा, खोजबीन करेगा तो खुद से सीखेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नई जानकारी में संशोधन किया जा रहा है। ध्यान रखना, पहला पॉइंट है। और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणामों के रूप में घटित होता है। ये दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है। अगर मेरी किसी बच्चे ने जीन पियाजे की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों ही चीज़ बताई हुई हैं, और वही ये चीज़ दिखा रखा है इसमें। जो पहला है वह समावेशन है और जिसके अंदर संशोधन किया जाता है, और दूसरा जो है वो समायोजन है जिसमें जोड़ा जाता है एक नई जानकारी। जैसे कि मैंने आज से पहले गुलाब देखा था रेड कलर का, लेकिन किसी ने मुझे वाइट कलर का गुलाब दिया, तो मैंने नई जानकारी जोड़ी कि मेरे पास सफ़ेद कलर का भी गुलाब होता है, तो वो समायोजन है। लेकिन समावेशन के अंदर मैं एक नई चीज़, उस पहली चीज़ को काट कर नई चीज़ को जोड़ता हूँ, उसी को संशोधन कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये सेकंड इसका आंसर है। आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। देखो कैसे बनाएगा, समावेशन को हतोत्साहित करता है। हतोत्साहित वर्ड ही गलत है। आप पेपर में कभी भी हतोत्साहित वर्ड को देखेंगे तो उसको काट देना, लेकिन उस लाइन को पढ़ लेना। हतोत्साहित नहीं करते बच्चे को कभी, ध्यान रखना। आवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, तो भाई देखिए ये भी नहीं हो सकता। लेकिन अब देखो क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, खोज को प्रोत्साहन देता है। भाई खोज, बच्चे को जितना भी खोज करने के लिए कहा जाएगा ये वर्ड हमेशा सही होगा, ध्यान रखना। नियामक, ये ख़त्म हो गया, मतलब खोज सही होगा हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। देखिए बुद्धि की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जल्दी में, तो उसको आप देखकर इस पूरे बुद्धि वाले चैप्टर को क्लियर करेंगे। बहुत बड़ी वीडियो बनेगी, उसको 3-4 पार्ट बनेंगे उसके। देखिए नेक्स्ट, तो क्या सुझाता है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि बहुबुद्धि का सिद्धांत उसने दिया और बहुबुद्धि को ही वो रूपरेखा की तरह
ग्रहण करने की बात कर रहा है तो यही सही होगा। ठीक है, और भी देख लेते हैं। वैसे क्षमता भाग्य है, एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। ये तो देखिए ये गलत बात है, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीक़ों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धि विकसित हो, ये भी नहीं है बोला उन्होंने। बुद्धि को केवल वर्ड आ गया है, आपको पहले ही समझना है, केवल वर्ड जैसे ही आगे गलत हो जाएगा, केवल ही एकमात्र। ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात कर रही है। देखो ये जो होता है इको सेंटर होता है, मतलब कि अहम केंद्रित बात। लड़कियों द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से तर्क सही हैं। अच्छा, अब देखते हैं किसके बारे में बात की, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। देखो दो थिंकर्स की बात की गई है, और इसी अहम केंद्रित विचारों पर अगर मैं बात करूं आपसे, तो मैं आपको बता देता हूं कि जीन पियाजे ने अहम केंद्रित को एक समस्या माना है, मतलब कि बच्चे जो आपस में खुद से बात करते हैं उसे एक समस्या बताया है। लेकिन वाइगोत्स्की ने इसे एक सीखने सिखाने का माध्यम बताया है। ठीक है ना। और देखिए क्या बोलते हैं जीन पियाजे, इसकी व्याख्या सामाजिक कानून के, ये गलत हो गया भाई जीन पियाजे ने। ठीक है ना। लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा, गलत है भाई ये। पियाजे और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, नहीं ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की की व्याख्या बच्चे के विचारों को अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे, ये भी नहीं है। जीन पियाजे से अहम केंद्रित भाषा कहेगा, यही बोला इन्होंने। लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने की प्रयासों के रूप में करेगा, सही है ये। देखिए बच्चे, इस पर पहले ही मैंने आंसर ये लगे हुए हैं पहले से इसमें, तो लेकिन इससे आपको ऐसी टेंशन नहीं है कि पहले लगा रखे हैं, ऐसे नहीं सोचना बच्चे। ये इसलिए इसका कोई महत्व नहीं बनता, लेकिन आपको हर क्वेश्चन को समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको फिर आपको कमेंट में बता दीजिएगा, फिर मैं आपको दोबारा बता दूंगा इसे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिंग है। देखिए इसको याद कर लीजिए, पेपर में कई बार आया है, सामाजिक संरचना है। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले विद्यार्थी जो शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। देखिए इसमें बहुविकल्प दे रखा है। स्मरण गलत होगा, याद करने को स्मरण कहते हैं, जो गलत होगा। बहुविकल्प दे रखा है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे कभी भी। सहयोगी प्रोजेक्ट, भाई प्रोजेक्ट से बच्चा बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से सीखता है। मानकीकृत परीक्षण, मानक शब्द गलत होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड, अपनी कक्षा की व्यक्तित्व विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए बच्चों से बातचीत करे कि उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, ये भी बात सही है। कठोर नियम को लागू करे, ये गलत है भाई, कठोर नियम नहीं डाल सकते, हमेशा गलत होगा कठोर नियम। नेक्स्ट है, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो। मानक शब्द हमेशा गलत होता, अभी बताया मैंने। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग, भाई अंक के आधार पर नहीं कर सकते, तो हमारा पहला आंसर सही हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि यह केवल एक वर्ष में के अंत में हो। भाई ये समेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है, जो कि गलत है, ऐसे हमेशा गलत होता है। अब उसको यूज़ नहीं किया जाता, फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, जिसको सही माना जाता है। ठीक है ना भाई। विद्यार्थियों की उपलब्धियों के अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तुलनात्मक नहीं कर सकते हम। विद्यार्थियों में भय और तनाव के संचार हो, भाई गलत, बच्चे में हम डर पैदा नहीं कर सकते। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। प्रतिपुष्टि और फीडबैक जब भी वर्ड आएगा हमेशा सही होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। इसमें है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है। भाई देखिए यहाँ पर अनुमति नहीं दे सकता बच्चा, सत्तावादी नहीं हो सकता, अधिनायक की, अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक अधिकारी की बात की गई है, वो भी नहीं होता। सुविधादाता, फैसिलेटर, जो हमारा शिक्षक होता है एक फैसिलेटर की रूप में होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जाती। भाई नहीं भाई, मानी जानी चाहिए, बिल्कुल प्रभाव छोड़ेगी। कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, गलत है, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है।
सॉरी स्टूडेंट्स, कॉल आ गई थी। अच्छा, प्रभाव छोड़ती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, ये गलत है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, ये सही है। ठीक है ना। एक काल्पनिक लक्ष्य है, ये गलत है भाई। जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। अक्षमता वाले बच्चों के लिए हानिकारक नहीं हो सकता ये। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए भाई। उनके विचारों को सुनना चाहिए, उनकी धारणाओं को के परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, ये कथन है भाई। ये कथन सही है भाई, सही तो लग रहा है, लेकिन सही क्योंकि इससे कक्षा के अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती हैं भाई। नहीं, हम हर बच्चों को अलग अलग फॉर्म में नहीं दे सकते, मतलब अलग अलग क्लास में नहीं बांट सकते बच्चों को। गलत तो है ही नहीं। गलत क्यों, सॉरी लास्ट देखिए, सही क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें एक समावेशी क्लास में, एक समावेशी जो क्लास होती है, उस समावेशी क्लास के अंदर बच्चा अपने संग के बच्चों से बहुत सी चीज़ों को सीखता है। अलग अलग अगर कास्ट के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, तो उनसे अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। अगर एक व्यक्ति महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र की चीज़ें जानने को मिलेंगी, तो एक फ़ायदेमंद होती है वो। सुनने में असमर्थ बच्चा, अब देखिए ये क्वेश्चन है, सुनने में असमर्थ बच्चा जो होगा नियमित विद्यालयों में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध हों, ये सही है। नेक्स्ट देखिए, नियमित विद्यालयों में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, गलत है। हमने पहले डिसाइड कर लिया वो कर ही नहीं सकता, तो ये बहुत ही गलत बात है। शिक्षक ऐसा नहीं सोच सकता। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालयों में ही भेजा जाना चाहिए भाई, ये गलत है। मैंने बता दिया, ही वर्ड जब भी आएगा वो गलत होगा। केवल एकादमिक, देखो केवल वर्ड आ गया, वो भी गलत हो गया। तो आपको साफ साफ पता चल गया हमारा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थियों की है। प्रतिभावान शिक्षार्थी कौन से होते हैं? वह बहुत ही तुनक मिजाज होते हैं, बिल्कुल गलत। वह रश्मि व्यवहार करते हैं, जैसे हाथ उत्पन्न होना, ये भी गलत है। वे आक्रामक होते हैं, गलत है भाई, कुंठित नहीं करते वो। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वो बोर हो जाते हैं, ये बात तो सही है। हमारा फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, कैसे बढ़ा सकती है देखते हैं। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित, गलत है भाई। नेक्स्ट है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, ये सही है बिल्कुल। जीवन के साथ जोड़ के बच्चों को सिखाया जाएगा, बच्चा तुरंत सीख जाएगा। और देखिए, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, भाई पुरस्कार देना गलत है। ड्रिल तथा अभ्यास के द्वारा अभ्यास कराना, बच्चों को बार बार रिव्यू कराना, गलत है। ठीक है ना बच्चे, ध्यान रखना, ड्रिल कराना हमेशा भी गलत होता है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से, हाँ, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, निष्क्रिय नहीं होते बच्चे भाई, ध्यान रखना। बच्चे समस्या समाधान करता है, बिल्कुल बच्चे समाधान करता है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ये भी सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण है, बच्चे सब कर सकते हैं, बस बच्चे निष्क्रिय नहीं हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से ये मेरे 30 क्वेश्चंस थे 2016 की क्वेश्चन पेपर के। आगे के लिए मैं आप तैयार रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहूँ। थैंक यू।